हेलो स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो क्या है सॉल्युबिलिटी? तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ यूज करते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट, और आपको ये भी पता होगा कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। तो वाटर हम लोग लेते हैं यहाँ से 100 मिलीलीटर। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को तैयार करने वाला जो कंडीशन है हमारे पास में है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। मीनिंग हम इस सॉल्यूशन को 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। ठीक है, गिवन कंडीशन है। अब आपको पता है कि आप 100 मिलीलीटर वाटर में शुगर अगर आप डिजोल्व करने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप 100 मिलीलीटर वाटर में 1 केजी शुगर डिजोल्व कर पाओगे। ठीक है, हो ही नहीं सकता है। आप जब शुगर डिजोल्व करोगे तो एक टाइम पे जाकर, मतलब शुगर स्टार्टिंग में डिजोल्व होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें शुगर ऐड होना या डिजोल्व होना रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग एक बार में ही बहुत सारे सोल्यूट ऐड नहीं करते हैं, स्लोली कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करके देखते हैं कि कितने सोल्यूट इसमें ऐड हो पा रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। ये हमारा हम लोग स्टडी करने के लिए मान रहे हैं। ये सारी चीज़ें एजम्पशन है, हम लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 100 मिलीलीटर वाटर है, हम लोग इसमें शुगर डिजोल्व करने जा रहे हैं। आप बारी बारी से, मीनिंग आप शुरू में ऐड कर रहे हो इसमें 5 ग्राम शुगर। ठीक है, आपने 5 ग्राम शुगर ऐड करा और स्टीयर करा, शुगर डिजोल्व हो गया। ठीक है, आप क्या करते हो? आप फिर से 5 ग्राम शुगर लेते हो, फिर से ऐड करते हो, ये भी डिजोल्व हो गया, ये भी डिजोल्व हो गया। मीनिंग अभी तक 100 मिलीलीटर वाटर में कितने शुगर डिजोल्व हो चुके हैं? 10 ग्राम्स। ठीक है, अब फर्दर आप फिर से 5 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हो, लेकिन इस बार आपने जो शुगर ऐड करा वो शुगर इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है। वो सारे शुगर जाकर इस बॉटम में, इस कंटेनर के बॉटम में बैठ गए, प्रिसिपिटेट हो गए। मीनिंग वो अब डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। यानी ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली 10 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। जो ये दिखाता है कि इस कंडीशन में 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर सिर्फ 10 ग्राम ही शुगर डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो इसकी सॉल्युबिलिटी को दिखाता है। यानी हम लोग यहां से बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। आप ऐसा बोल सकते हो। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, ये शुगर की सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ये हमारा जो स्टडी है, यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिया गया, ये पूरी तरीके से एक एजम्पशन है, मतलब माना गया है। ठीक है, यानी आप ये समझो कि किसी गिवन कंडीशन में जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर सोल्यूट को ऐड करने की। ठीक है, वो जितने सोल्यूट गिवन कंडीशन में ऐड कर पाता है वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और इस टाइम इस बनने वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इस टर्म का एक्सप्लेनेशन आपको अभी कुछ देर में आपको मिलने वाला है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम लोग चाहें तो हम लोग एक और डेफिनेशन से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। मीनिंग है, अगर आप एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितने सोल्यूट ऐड करते हो ताकि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाए, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। यानी कुछ भी नहीं है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है भाई? तो सॉल्युबिलिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
ये सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, किस लिए? सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए, सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हमारे पास में कुछ एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऐसा, solubility of KCl, solubility of KCl in water at 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है 35.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर में KCl मैक्सिममली कितने डिजॉल्व हो सकता है? 35.5 ग्राम। ठीक है, वाटर के 100 मिलीलीटर में कितने डिजॉल्व हो सकता है? 35.5 ग्राम। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो वो आपको हो जाता है 91 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी आप ऐसा समझ पाओगे कि ग्लूकोज, वहीं अगर आप ग्लूकोज डिजॉल्व करने जा रहे हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर के 100 मिलीलीटर में वो 91 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब आप क्लियरली समझ पाओगे कि गिवन सॉल्वेंट में गिवन सेट ऑफ कंडीशन के अंडर जितने सोल्यूट ऐड हो सकते हैं वो उस सोल्यूट की गिवन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां से हम लोग बात करते हैं अगर, तो आपको देखने को मिलेगा आगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। मीनिंग एक सबस्टेंस की जो सॉल्युबिलिटी है, मीनिंग एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, मैक्सिममली जितने डिजॉल्व हो रहा है उस अमाउंट को हम लोग चाहे तो बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को बदला जा सकता है। और किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग? तो आप देख पाओगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, जो कि बारी बारी से आपको इन फैक्टर्स का जो इफेक्ट है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके आगे यहाँ से अगर हम इन टर्म्स को चाहें तो यहाँ भी समझ सकते हैं बहुत सिंपल कुछ एग्जांपल से, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी एक फैक्टर को समझने के लिए बाकी सारे फैक्टर आपको क्या करने पड़ते हैं? कांस्टेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं ऐसा, सॉल्यूट का नेचर पे समझना है मान लो, तो हम सॉल्वेंट फिक्स रखेंगे, मतलब कोई से भी सॉल्वेंट का नेचर जो होगा वो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा और प्रेशर भी फिक्स रहेगा। तो हमारे पास में वैसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि दोनों सॉल्यूशन में टेम्परेचर क्या है? फिक्स है 25। ठीक है, सॉल्वेंट भी फिक्स है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सोल्यूट देखा जाए तो KCl और यहाँ पे सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज। तो आप देख पाओगे कि जब सोल्यूट का नेचर चेंज हुआ तो उनकी सॉल्युबिलिटी बदल गई। नहीं, मीनिंग ये होता है कि सबस्टांसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब अलग अलग सबस्टांसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा इन सेम कंडीशन। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ से टेम्परेचर इफेक्ट का, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो 91 ग्राम है। वहीं अगर आप इस टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तब आपको देखने को मिलेगा 244 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज को डिजॉल्व कर रहे हो इन 100 मिलीलीटर वाटर, तो वहाँ पे 244 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, उतना सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर का इफेक्ट हम लोग आगे देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग सॉल्यूशंस को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे टर्म्स में। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है ए सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीजेज बाय डिजॉल्विंग मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अधिक सोल्यूट ऐड कर सकते हो, और अधिक सोल्यूट को आप ऐड कर सकते हो, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो एट गिवन टेम्परेचर, तो आप उसको क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए बारे में ऐसा बोला गया, ए सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज ऑन डिजॉल्विंग सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप समझ पाओगे इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि आप सॉल्वेंट ले चुके हो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करते गए, लेकिन एक टाइम पे जाकर उसमें सोल्यूट ऐड होना बंद हो गया। ठीक
ठीक है। मीनिंग आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हो लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब उसके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो अभी आपको पीछे देखने को मिला था, ठीक है। मतलब जब सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो हम लोग वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिखा गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मीनिंग जब कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाए, सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि उस टाइम इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। और जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, तो हम लोग उस टाइम पे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड जैसे टर्म्स को हम लोग एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप मान लो एक पर्सन है जिसको भूख है 4 रोटी का, ठीक है। तो अगर उस पर्सन को एग्जैक्टली 4 रोटी मिल जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो उस आदमी का पेट भर गया और वो सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर उसको 4 रोटी नहीं मिलता है, सिर्फ 2 ही रोटी वो खा पाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 2 रोटी खाकर अनसैचुरेटेड है। यानी कि अगर आप उसको एक और रोटी देते हो तो वो और रोटी को अपने अंदर, या एक और रोटी वो खा सकता है, तो एक और रोटी खा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अगर वो और नहीं खा सकता है क्योंकि उसका पेट भर चुका है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। सिंपल है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसको 4 रोटी का भूख है, लेकिन किसी कंडीशन के कारण, मतलब मान लो सब्जी अच्छी है या कोई और कारण है जिसके कारण वो और रोटी खा जाता है, तो उस टाइम पे वो आदमी कैसा बन जाएगा, तो उस टाइम पे उसको हम बोलेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। तो अभी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के बाद हम लोग सुपर सैचुरेटेड को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन the amount of solute that the solvent can dissolve at a particular temperature is called super saturated solution। यानी इसका मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जितने सोल्यूट ऐड कर सकता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है, तो हम लोग वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बोला भी गया है कि ऐसे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, टेम्पोररी होते हैं। अनसैचुरेटेड स्टेबल, सैचुरेटेड स्टेबल, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्पोरली फॉर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मीनिंग वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ से आप देख पाओगे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग, because on heating it dissolves more solute and when it is cooled it pull the extra solute particle। अब इसको एग्जांपल लेके समझा जाए तो मान लो कि आपके पास में एक कंटेनर है जिसका कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप वाटर लेते हो और आप ऐड करते हो सोल्यूट कोई सा भी, और आप इसमें ऐड करते गए, एक टाइम पे जाकर इसमें सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाएगा, तब आप इसको बोलोगे कि ये सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया। क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें और अधिक सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता, मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है, अब आप इसको क्या कर दिया, आप हीट कर दिए, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो वाटर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो उसकी भूख बढ़ेगी, वो और सोल्यूट अपने अंदर ऐड कर पाएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो सैचुरेटेड था, हम मानते हैं इस टाइम इसमें था 10 ग्राम सोल्यूट एडेड था इन 100 मिलीलीटर वाटर, ठीक है। जब हीट किया गया तो ये 5 ग्राम सोल्यूट और अपने अंदर डिजोल्व कर लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और इस टाइम पे ये 20 ग्राम सोल्यूट अपने अंदर ऐड कर चुका है पर 100 मिलीलीटर वाटर, ठीक है। मीनिंग ये 20 ग्राम सोल्यूट ऐड डिजोल्व होने के बाद ये 50 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, यानी 50 डिग्री पे इक्विलिब्रियम अटेंड किया, यानी कि अब 20 ज़्यादा इसमें डिजोल्व नहीं होगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्विटी कितनी होगी, 20 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। 25 पे कितनी थी, 10 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो आप देख पा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो बढ़ाने पर ये अनसैचुरेटेड बन गया और सोल्यूट अपने अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। और अब आप इसको 25 तक कूल होने दो। 25 तक जब ये कूल होगा उस टाइम इसके अंदर 20 ग्राम
जो सोल्यूट हैं वो ऐड रहेंगे, मतलब तब तक ये सुपर सैचुरेटेड है। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन बहुत देर तक 25 पे स्टे करेगा तो उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर गए हुए हैं वो सभी सोल्यूट पार्टिकल फिर से इस बॉटम में बैठने शुरू हो जाएंगे। तो कितने 25 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 पे सिर्फ 10 ही ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन 25 पे यहाँ पे कितना कंटेंट कर रहा है ये, अगर ये 50 पे तो 50 आपने इसलिए किया था ताकि उसमें और आप 10 ऐड कर पाओ। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर फिर से घटेगा ये बाकी डिजॉल्व एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, बाहर निकाल फेंकेगा। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सैचुरेटेड बना था, आपने उसको सुपर सैचुरेट करा, लेकिन फिर से जब सॉल्यूशन ये कूल्ड हुआ ये फिर से अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन कर लिया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते हैं बल्कि वो टेम्पोरली फॉर्म होते हैं और फिर से कूल्ड होने पे सारे एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, उस कंडीशन में सैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। यहाँ से आगे ध्यान देना है। यहाँ से आगे हम लोग को बात करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मीनिंग कोई सा भी सॉलिड अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी कैसे सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, कब वो सैचुरेटेड बनेगा, ठीक है, या उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी, इन सब चीज़ों का बात करना हम लोगों को। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो जनरली हमारे पास में लिक्विड जो सॉल्वेंट यहाँ रहने वाला है, यहाँ पे लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट। और हमारे लिक्विड सॉल्वेंट का एक ही मतलब है कि यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ सॉलिड क्या रहेगा, सोल्यूट। और ये सोल्यूट आपको हो सकता है सॉल्ट हो, शुगर हो, ग्लूकोज हो और यूरिया हो, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बोलते हैं, हम लोग इनकी सॉल्युबिलिटी को समझे उससे पहले हमारे पास में कुछ बेसिक स्टडी है, उसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि कोई से भी सोल्यूट, एनी सोल्यूट will be soluble in a given solvent if and only if solvent solute attraction is greater than solvent and solute attraction। तो आपको पता है कि जो आप सॉल्वेंट लेते हो तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो सोल्यूट होंगे उनके पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल के बीच भी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एक थर्ड न्यू टाइप का अट्रैक्शन डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट मीनिंग ए, सोल्यूट मीनिंग बी टाइप के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करने जाते हो वहां पे आपको 3 टाइप का अट्रैक्शन देखने को मिलता है, सॉल्वेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी सोल्यूट तभी गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जब सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। आप इसको बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी ए मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल बी की अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा तभी बी ए के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि जब भी सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन ज़्यादा होता है किससे जी, सॉल्वेंट से एंड सोल्यूट से, तो गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाता है। और ऐसा कंडीशन मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए ये कंडीशन चाहिए, और ये कंडीशन तभी आपको देखने को मिलता है जब सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स बोथ आर ऑफ सेम नेचर। वो दोनों सेम नेचर के हों, मीनिंग सोल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर हो, अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो, तभी आपको देखने को मिलेगा कि वहां इस टाइप के अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सोल्यूट से ज़्यादा होंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऐसा होगा तभी डिसोल्यूशन होगा, और ऐसा तभी होगा जब दोनों क्या हो, सेम नेचर का हो। यानी कि जब भी पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा, तभी ऐसा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर नॉन पोलर सोल्यूट होगा तो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मीनिंग पोलर सोल्यूट्स आर soluble in polar solvent only and non-polar solutes are soluble in non-polar solvents only। और हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है पोलर और नॉन पोलर सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा है पोलर सॉल्वेंट्स, तो आपको क्लियरली यहाँ दिखेगा
उसके जगह पे हम लोग वाटर ले रहे हैं, वो पोलर सॉल्वेंट है। लिक्विड NH3, जैसे अमोनिया जो है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे तो गैस होता है, लेकिन अगर हम लोग उसके टेम्परेचर को घटाएंगे तो लिक्विफाई भी हो सकता है और उस टाइम वो पोलर सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, पोलर सोल्यूट जैसे कि एसिड्स, बेस, सॉल्ट, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ये सभी कैसा हम लोग मानेंगे, पोलर सोल्यूट्स। ठीक है, और ये सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी सारे पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। वहीं अगर आप बात करते हो नॉन पोलर सोल्यूट, जैसे कि आप समझ सकते हो नैप्थलीन, एंथ्रासीन, हाइड्रोकार्बन, मीनिंग जितने भी ऑयल्स होते हैं, ऑयल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर आप ऑयल को वाटर में ऐड करने जाते हो वो डिजॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं भाई? क्योंकि हमको पता है कि जो ऑयल है वो नॉन पोलर सोल्यूट है, जबकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। डिसोल्यूशन के लिए दोनों की ही नेचर सेम होनी चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट के भी कुछ एग्जांपल है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन पोलर सॉल्यूट के भी कुछ एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पोलर सोल्यूट्स आर सॉल्युबल इन ओनली पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सोल्यूट्स आर सॉल्युबल इन ओनली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है जी, यहाँ से आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, when solid solutes are dissolved in a solvent then following equilibrium exists। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप सॉलिड सोल्यूट्स को ऐड करते हो इन लिक्विड सॉल्वेंट, आपको इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? तो देख पाओगे सॉलिड सोल्यूट को आपने लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करा और सॉल्यूशन बना, तो वहाँ पे आपको दो अपोजिट प्रोसेस देखने को मिलेंगे, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या है डिसोल्यूशन? तो जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना शुरू होते हैं। वो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक एक करके अलग होना शुरू होते हैं, मोलिकुलर फॉर्म में बंटना शुरू होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हो जाता है और फिर से वो सोल्यूट पार्टिकल घूमते हुए सॉलिड से आकर टकराता है और उस पर आकर फिर से डिपोजिट हो जाता है, तो हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मीनिंग डिसोल्यूशन के कारण सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाता है और क्रिस्टलाइजेशन के कारण सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट से बाहर आता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, जो कि आपको क्लियरली इस डेफिनेशन से क्लियर होगा। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट dissolves and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. Meaning आपके गिवन सॉल्वेंट में जो सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो जब डिजॉल्व होना शुरू होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर घुलने शुरू होते हैं और उसके कारण जब पार्टिकल अंदर बढ़ेगा, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, मीनिंग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है द डिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल, जो घुल चुका है, जो सॉलिड पार्टिकल अंदर जा चुका है, वो पार्टिकल क्या हो जाए, कोलाइड कर जाए, किससे जी, विथ सॉलिड सोल्यूट एंड सम ऑफ देम। जब ये सॉलिड सोल्यूट कोलाइड करते हैं, जब ये सोल्यूट पार्टिकल सॉलिड से कोलाइड करते हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं ऑन सॉलिड। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मीनिंग जब भी आप सॉलिड सोल्यूट को किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करोगे, ये दोनों प्रोसेस देखने को मिलेंगे। शुरुआत में डिसोल्यूशन का रेट ज़्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, डिसोल्यूशन का रेट घटता जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बढ़ता जाएगा। मीनिंग पार्टिकल के अंदर जाने का रेट घटेगा और पार्टिकल का अंदर से बाहर आने का रेट बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब इन दोनों ही अपोजिट प्रोसेस का रेट, जब दोनों ही अपोजिट प्रोसेस का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे आप देख पाओगे, व्हेन दिस टू अपोजिट प्रोसेसेस मूव विथ सेम स्पीड एंड इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड। ठीक है, एंड गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको क्या होगा, जैसे ही डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इन दोनों का रेट, दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जिसको आप क्लियरली एक मीनिंग से समझ सकते हो। डिसोल्यूशन का मतलब पार्टिकल का अंदर जाना। तो ऐसा मानो कि मान लो 5 पार्टिकल, सोल्यूट के 5 पार्टिकल डिसॉल्व होकर अंदर गए और एट अ टाइम 5 सोल्यूट पार्टिकल क्रिस्टलाइज हो गए,
सॉलिड से टकरा कर बाहर आ गए, तो 5 पार्टिकल अंदर और 5 पार्टिकल बाहर, मीनिंग अब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है कि कोई कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज वो रीच कर गया है। और उस टाइम क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो आप वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, ठीक है, और आपको उस टाइम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम जितने सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होंगे वो उस सॉलिड सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर देगा, ठीक है। यहां से आगे ध्यान देना है। यहां से आप देख पाओगे कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड है वो अफेक्ट होता है बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू ले टेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि हम लोग चाहें तो जो जितने सोल्यूट सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है, मीनिंग जितने सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हैं उसके अमाउंट को हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू ले टेलियर्स प्रिंसिपल। इसके इफेक्ट को मतलब सॉल्यूट मीनिंग सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को किसने समझाया था, ले टेलियर्स साहब ने। तो हम लोग इनके प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इफ डिसोल्यूशन मीनिंग जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो और घुल रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा देन solubility decreases with increasing temperature। तो अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर ये प्रोसेस डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व होने लगेंगे। तो यहाँ से एक आपको सिंपल सा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जनरली dissolution of solid in liquid is endothermic process, hence solubility increases with increasing temperature। मीनिंग जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो वो जनरली कौन से प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक, मतलब उनको डिसॉल्व होने, एंडोथर्मिक मतलब वहां पे उसको हीट चाहिए, डिसॉल्व होने के उसको हीट चाहिए। वो जब डिसॉल्व होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो सोचो कि अगर आप टेम्परेचर के तौर में उसका टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा रहे हो, मतलब आप उसको इनडायरेक्टली हीट दे रहे हो, तो अगर हीट दोगे और जो उसको हीट चाहिए उसको डिसॉल्व होने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो और अधिक सॉलिड अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा, यानी उस टाइम उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। साथ में एक और यहाँ पे आता है प्रेशर का इफेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। यानी कि अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करते हो तो वहाँ वो कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो वो लोग पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर प्रेशर का इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, मीनिंग कि प्रेशर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।